डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर में हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हम बंधुत्व, जाति एवं वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय हमें आरंभिक समाज के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। स्मरणीय बिंदु कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसा कि समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्रायः साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का उपयोग करते हैं। यानी कि कंटेम्प्रेरी किसी एम्पायर के बारे में जानने के लिए जो हिस्टोरियोग्राफर्स होते हैं या जो इतिहासकार होते हैं, वो बेसिकली साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का उपयोग करते हैं। यानी कि लिटरेचर में क्या ट्रेडिशन है ना, क्योंकि लिटरेचर एक परंपराओं का जाल होता है। मतलब ट्रेडिशन में क्या चल रहा है लिटरेचर में, और उस समय इंस्क्रिप्शंस का कैसा प्रयोग, मतलब इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा गया है, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन का हिस्ट्री जान सकते हैं। यदि इन ग्रंथों का उपयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। यदि हम उस समय उपलब्ध जो ग्रंथ हैं, यानी कि जो लिटरेचर है, उसको सावधानी से पढ़ें, सावधानी से उसका अध्ययन करें, तो उस समय समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का मतलब कैसे थे, उन सब के बारे में हम हिस्ट्री में लिख सकते हैं। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य, यानी कि उपमहाद्वीप में जो अवेलेबल ग्रंथ हैं उनमें महाभारत बहुत ही विशाल एक ग्रंथ है, जिसके विश्लेषण में उस समय की सामाजिक श्रेणियां तथा आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास किया गया है। महाभारत के थ्रू उस समय सामाजिक श्रेणियां कैसी थी, मतलब क्या वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, या उस समय आचार व्यवहार के क्या तरीके थे, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था थी, इसके बारे में पता चलता है। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वीएस सुखथांकर के नेतृत्व में, उस समय प्रसिद्ध साहित्यकार थे वीएस सुखथांकर, उनके नेतृत्व में महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत हुई। मतलब 1919 में तो केवल शुरुआत हुई थी महाभारत का संस्करण तैयार करने की। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे, 47 साल लगे महाभारत को डिकोड करने में। महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः भट्ट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस वृहत रचना के रचयिता श्री व्यास थे। ऋषि व्यास को महाभारत के रचयिता माना जाता है, जिन्होंने श्री गणेश से यह ग्रंथ लिखवाया था। रचयिताकार गणेश थे, रचनाकार व्यास थे। धर्मशास्त्रों व धर्म सूत्रों में 4 वर्णों का के लिए आदर्श जीविका, मनुस्मृति, और उस समय जो ब्राह्मणों द्वारा लिखित शास्त्र थे उसके द्वारा 4 वर्ण थे समाज में। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन था, वेदों की शिक्षा थी, यज्ञ करना था तथा यज्ञ करवाना भी ब्राह्मणों का काम था, दान लेना व
दान देना भी ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रिय की बात करें तो युद्ध करना था उनका काम, सुरक्षा प्रदान करना ऋषियों को, समाज की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, ये क्षत्रियों का कार्य था। वैश्य जो कि तीसरा वर्ण था समाज में, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, खेती करना, कृषि करना, गौ पालन करना, व्यापार करना इत्यादि। शूद्रों का कार्य 3 उच्च वर्गों की सेवा करना था। जो शूद्र थे वे तीनों जो उच्च वर्ग थे उनकी सेवा करते थे। पितृवंशिकता का अर्थ उस वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चलती है। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। मतलब पैट्रियार्की सोसाइटी थी वहाँ पर, जहाँ पर प्रॉपर्टी को पहले पिता से पुत्र में, फिर पुत्र से पौत्र में, फिर पौत्र से परपौत्र में हस्तांतरित कर दिया जाता था। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता का अनुसरण करते थे उस समय। जो अधिकतर राजवंश थे वो पितृवंशिकता, पैट्रियार्की का ही अनुसरण करते थे। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन आर्थिक अधिक जटिल हुआ। मतलब कि जो नए नगर थे उनका जो उद्भव हुआ उससे सामाजिक जीवन जो था वो और कॉम्प्लेक्स हो गया। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करके दिया। मतलब जो जटिलता शुरू हुई थी नगरों के उदय से, जिससे सामाजिक व्यवस्था कॉम्प्लेक्स हो गई थी, तो सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी और कोई सामाजिक व्यवस्था कैसे चलेगी, इसके संदर्भ में नियमों को ब्राह्मणों ने लिखा। जैसे कि धर्मशास्त्रों ने लिखा, जैसे कि मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति इत्यादि। ब्राह्मणीय पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ब्राह्मणीय प्रवृत्ति की बात करें तो उसमें लोगों के गोत्र में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। मतलब जो ब्राह्मणों के गोत्र होते थे वे वैदिक ऋषि के नाम पर होते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था। यानी कि कोई स्त्री है, उससे यदि किसी पुरुष का विवाह हुआ है तो उस स्त्री को, चूँकि विवाह से पहले वो अपने पिता के गोत्र का इस्तेमाल करती थी, बट विवाह के पश्चात उसे अपने पति के गोत्र का इस्तेमाल करना होता था। राइट। तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। मतलब मान लीजिए कि किसी का गोत्र ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा है, तो जो कश्यप वंश के लोग हैं वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। दोनों जो कश्यप वंश में बड़े हुए जो स्त्री पुरुष है वो आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। कश्यप वंश के व्यक्ति जो वो थे वो किसी अन्य वंश के व्यक्तियों से विवाह कर सकते थे। जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलताएं दर्शाती हैं। जो जाति शब्द, जो कास्ट वर्ड है, वो इस समय जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है कि कितना जटिल समाज था वो। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। यानी कि वर्ण जो था वो तो जाति पर आधारित था ही, बल्कि वर्ण जो था वो तो जन्म के आधार पर था ही। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था भी जन्म के आधार पर ही थी, जो कि काफ़ी जटिल व्यवस्था थी। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ समुदायों जैसे कि निषाद, मलेच्छ आदि पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ विविधताएं हैं उपमहाद्वीप में, जिसके कारण से निषादों और मलेच्छ पर ब्राह्मणीय नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्राह्मणों ने समाज में कुछ
वर्गों को अस्पर्श घोषित कर दिया, अनटचेबल घोषित कर दिया। जैसे कि जो चांडाल्य थे वो सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बना दिया ब्राह्मणों ने। जो चांडाल्य थे उनको दूर से यदि ब्राह्मण देख लेते थे तो ब्राह्मण अपनी आंखें बंद कर लेते थे। उनको देखकर ब्राह्मण, अगर चांडाल आ रहा है तो ब्राह्मण को देखकर चांडाल स्थान छोड़ देता था। ब्राह्मणों को नहाना पड़ता था यदि चांडाल उनके रास्ते में आ गया तो ऐसे नियम थे जो विकृत मानसिकता को दर्शाते हैं उस समय। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु द्वारा की गई थी। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकारी माना जाता था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। उस समय के जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र हैं वो 8 टाइप्स के मैरिजेस को एक्सेप्ट करते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकी को निंदित माना जाता था। यानी कि जो 8 नियम थे उसमें जो पहले 4 नियम थे उसको उत्तम माना जाता था और बाकी को संकीर्ण, नैरो माना जाता था। ब्राह्मणीय सिद्धांतों में जाति की तरह, वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, असंख्य जातियाँ थीं। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, यथा निषाद, सुवर्णकार और उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया था। यानी कि जिन समुदायों को वर्णों में वर्गीकृत नहीं किया गया था उनको फिर जातियों में वर्गीकृत किया गया। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। यानी कि भगवान बुद्ध ने पहली बार या उनसे संबंधित जो लिटरेचर थे उनमें जो ये ब्राह्मणीय जो वर्ण व्यवस्था है इसकी आलोचना हमें देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म ने यह माना कि समाज में विषमताएं हैं, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक है, यानी कि ये नेचुरल नहीं है ये भेद, यानी कि ये भेद समाज ने क्रिएट किए हैं, समाज ने बनाए हैं, और ना ही ये अस्थाई है, यानी कि ना तो ये स्टेबल है और ना ये नेचुरल है। अर्थात समय के साथ इन व्यवस्थाओं को तोड़ दिया जाएगा और ये जो व्यवस्था है ये नेचुरल भी नहीं है, यह समाज ने बनाई है। तो बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। बौद्ध धर्म ने मतलब बर्थ के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया और कर्म के आधार पर उसे स्थापित किया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो गया। जो नए नगर अस्तित्व में आए उससे सामाजिक जीवन और कठिन हो गया। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। मतलब नगरों में जो थॉट्स थे वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, फिर एक समुदाय से दूसरे समुदाय में उनके थॉट्स का एक्सपेंशन होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। अब जो स्त्रियां थीं उनको पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थीं, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। जो विमेंस थी उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे उस समय। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार
करते हैं। यानी कि व्हेन अ हिस्टोरियन किसी भी मतलब जो टेक्स्ट है उसको डिकोड करते समय उसकी लैंग्वेज और उसका जो पीरियड है, उसका जो काल है, उसके ऊपर उसका अध्ययन करते हैं। प्रकार मतलब टाइप कैसा है उस ग्रंथ का, ग्रंथ किसने लिखा है, हु वॉज द राइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, और उस ग्रंथ में क्या लिखा गया है, इन सब का अध्ययन करते हैं और किसके लिए लिखा गया है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, यानी कि डायनेमिक टेक्स्ट है, क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए थे। क्षेत्र विशेष की कहानियाँ लिखी गई थी, इसमें समाहित कर ली गई थी, इसकी अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई थी, माने कि इंटरप्रिटेशन इसको अलग अलग ढंग से किया गया था, इंटरप्रेट। इस महाकाव्य ने मूर्ति कला, यानी कि उस समय मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला व नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की थी। मतलब महाभारत ने संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था, यानी कि जो कुल शब्द है उसका प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था संस्कृत ग्रंथों में, और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। मतलब संस्कृत में जाति का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह को संबोधित करने के लिए होता था और कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता था। मूर्ति कला शब्द का प्रयोग हम तय करते हैं जहाँ वंश परंपरा भी हो, जुड़ी होती है, यानी कि जो मातृवंशिकता यानी कि मैट्रियार्की शब्द जो है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है, यानी कि जहाँ पे मैट्रियार्की होती है वहाँ पर जो सोसाइटी है वो फीमेल द्वारा डोमिनेंट होती है। अंतर्विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते थे, इंटर कास्ट मैरिज होते थे, इंट्राकास्ट मैरिज नहीं होते थे। लोग अपने समुदाय में, अपने समूह में ही विवाह करते थे। यह समूह एक गोत्र यानी कि कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता था। आरंभिक उपनिषदों में से एक बृहदारण्यक उपनिषद में कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया था। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। उस समय राजा केवल क्षत्रिय हो सकते थे, क्योंकि अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्गों से भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय ही शासक हो सकते थे, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अन्य शासक भी होते थे, बट डोमिनेंट जो रूलर्स होते थे वो क्षत्रिय होते थे, वो क्षत्रियों को ही राजा माना जाता था। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि संस्कृत के जो टेक्स्ट्स हैं और जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। मतलब जो पशुपालक समुदाय थे उनको काफ़ी संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि यदा कदा उन लोगों को जो संस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। जो संस्कृत भाषी थे वो यायावर पशुपालकों को मलेच्छ कहते थे, ताकि मतलब उनको उनकी मतलब निम्नतम सामाजिक स्थिति को दर्शाया जा सके। इतिहासकार महाभारत के विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा